Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने LCR AC सर्किट्स को पढ़ा, उसमें फेजर डायग्राम्स को ड्रॉ किया और हम लोगों को 3 केसेस मिले थे। फर्स्ट केस था मोर कैपेसिटिव देन इंडक्टिव सर्किट, सेकेंड केस मोर इंडक्टिव देन कैपेसिटिव सर्किट एंड थर्ड केस रेजोनेंट सर्किट। तब हम लोग रेजोनेंट सर्किट को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रेजोनेंस इन LCR, जिसको RLC भी बोलते हैं, सीरीज AC सर्किट। अब क्या होता है रेजोनेंस, जिसको कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस भी बोलते हैं LCR सर्किट में? तो आइए पहले हम इसको डिफाइन कर लें। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस या फिर सीधे भी रेजोनेंस बोल दें, तो डिफाइन करते हैं। चलिए, हमेशा की तरह मैं नोट्स आपको लिखा देता हूं, नोट्स आप भी लिख लीजिए पहले, और फिर उसके बाद जो है अपना बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटिशन्स जो भी देना हो इसकी मदद से आप दे सकते हैं। चलिए, तो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन एन LCR series AC circuit is that phenomenon in which current amplitude इंसर्ट ब्रैकेट, इसको आई नोट से डिनोट करें, जैसा कि आप पढ़े हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ AC करंट आई नोट, इन which current amplitude is maximum when natural frequency of the circuit is equal to frequency of the AC सोर्स या कहिए AC सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट की जो सोर्स है, यानी AC जनरेटर, AC सप्लाई, कहीं पर AC सप्लाई दूसरे सोर्स से भी हो सकते हैं। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, जिसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन एन LCR सीरीज AC सर्किट इज दैट फेनोमेना, ये वो फेनोमेना है, ये वो घटना है इन which करंट एम्पलीट्यूड आई नोट इज मैक्सिमम। तो बेसिकली जो रेजोनेंस है उस फेनोमेना को बोला गया है जिसमें कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मैक्सिमम होते हैं। आप क्लास 11th में ऑसिलेशन चैप्टर में भी रेजोनेंस को पढ़े हैं, वहां पर भी आपने देखा होगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज मैक्सिमम, तो कहते हैं देयर इज रेजोनेंस। अब किस कंडीशन में ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो आगे बताए हैं कि व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स, जो AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, जब वो हमारे सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होते हैं, देन करंट एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम। अब इस समय जो है हम लोग कहते हैं
जो LCR सर्किट है, दिस इज इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब जो सर्किट होते हैं, सीरीज LCR सर्किट होते हैं, इस समय रेजोनेंस के कंडीशन में इस सर्किट को बोलते हैं LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट। आइए इसको भी डिफाइन कर लें, क्योंकि हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, तो फिर डेफिनेशंस बिल्कुल अच्छा से आप लोग लिख लेंगे। तो डिफाइन कर दीजिए, LCR सीरीज रेजोनेंट, LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट। Series resonant circuit is that circuit, is that AC circuit, is that AC circuit in which electrical resonance ओकर्स। यानी कि जो LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, उस सर्किट को बोलते हैं, उस AC सर्किट को बोलते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस ओकर्स। यानी जिस किसी LCR सीरीज AC सर्किट में रेजोनेंस होते हैं, ऐसे सर्किट को नाम दिया गया है LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब बच्चों, जैसा कि आप पढ़े थे फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के समय, कि रेजोनेंट सर्किट में XL इक्वल टू XC होता है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है दोनों इक्वल होते हैं। तो फिर यहां पर हम लोग देखें, इन दिस कंडीशन यानी कि रेजोनेंस के समय, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के समय XL इक्वल टू XC, यही हम लोगों ने डिस्कस किया था जिस समय की फेजर डायग्राम को ड्रॉ किए थे। अब इस कंडीशन में हम लोग इम्पीडेंस का पता लगावें। देखें इम्पीडेंस क्या होता है, तो Z इम्पीडेंस, जैसा कि आप अब जानते हैं क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या फिर XC माइनस XL का होल स्क्वायर भी लिखते हैं। अब यदि इसमें हम लोग इन दोनों को इक्वल कर दें तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू R हो जाएंगे। अब बच्चों, इस समय जो Z की वैल्यू आ रहा है R, ये है मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू है Z का, इम्पीडेंस की मिनिमम वैल्यू है R। अब करंट एम्पलीट्यूड, जैसा कि हम लोग निकाले थे LCR सीरीज सर्किट में, I0 करंट एम्पलीट्यूड ऑफ AC करंट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट पीक वैल्यू ऑफ AC EMF, अल्टरनेटिंग EMF की पीक वैल्यू, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ AC EMF अपॉन Z। अब Z के जगह पर यदि हम R रखते हैं तो Z है मिनिमम, इस समय Z इक्वल टू R मिनिमम है, मिनिमम से डिवाइड करेंगे तो I0 क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम। तो फिर I0 में मैक्सिमम सब्सक्रिप्ट हम लगा लेते हैं, I0 की मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्स यहाँ पर भी लिखते हैं लोग कोई बुक में, जैसे नीचे हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं मैक्स, और ब्रैकेट में ही लिखना भी चाहिए, ऊपर यहाँ पर भी मैक्स लिखे जाएं तो आप उसको सही समझेंगे। नाउ तो I0 की मैक्सिमम वैल्यू, करंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, Z के जगह पर R हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लोग सपोज कर लें, आगे यूज करेंगे। अब इस समय फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट क्या होगा, आइए निकालते हैं। तो इस समय जो फ्रीक्वेंसी होंगे उसको हम लोग कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
जिसको न्यू नॉट से डिनोट कर रहे हैं, एंड एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको ओमेगा नॉट से हम डिनोट कर लें। अब एक्सएल एक्सी का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करें। थोड़ा साइड में रिवीजन के लिए मैं लिख रहा हूं। जैसा कि आपको पता है एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ये सब तो आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा रिवीजन ले रहे हैं। नाउ एक्सएल इक्वल टू एक्सी है इस समय, तो फिर इन दोनों को हम इक्वल करें। तो सिंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी, देन ओमेगा एल। अब ओमेगा एल में हम यहां पर ओमेगा को ओमेगा नॉट लिख लेते हैं, ठीक है। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस समय जो है रेजोनेंस की कंडीशन है सर्किट में, एंड सो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट लिख रहे हैं। तो एक्सएल हो गया हमारा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा नॉट इंटू एल। एक्सी हो जाएंगे 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा नॉट इंटू सी। अब यहाँ से ओमेगा निकालना है हमें, ओमेगा नॉट निकालना है, ओमेगा 0 ओमेगा नॉट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए। ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। देन यहाँ से ओमेगा नॉट निकल जाएंगे हमें, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर रहे हैं। अब न्यू निकालने के लिए, जैसा कि आप जान रहे हैं जो न्यू का फॉर्मूला है, तो ओमेगा में 2 पाई न्यू, ठीक है। ओमेगा में 2 पाई न्यू कर लेंगे हम। तो आइए इसको 2 पाई न्यू नॉट, ओमेगा नॉट के जगह पर न्यू नॉट, 2 पाई न्यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब यहाँ से न्यू नॉट निकल आएंगे। अब तो न्यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एप्सिलॉन नॉट। मैक्सिमम ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या कहीं ईएमएफ एम्पलीट्यूड अपॉन आर रेजिस्टेंस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ओमेगा नॉट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, दिस इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। और बच्चों यही है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। जब इसके इक्वल जब एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो जाते हैं तो फिर करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाते हैं। इसी कंडीशन को, इसी घटना को, इसी फेनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस या फिर रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं करंट एम्पलीट्यूड को और ओमेगा नॉट, न्यू नॉट को एक ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। देखते हैं हमें ग्राफ से क्या रिजल्ट मिलता है। ये ग्राफ ऑफ आई नोट यानी करंट एम्पलीट्यूड वर्सेस न्यू नोट एंड वर्सेस न्यू ले लें, न्यू एंड ओमेगा। अब ये हम लोग लेंगे सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ये लिया हमने, एक ग्राफ पर रखते हैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी न्यू, करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट, नाउ एक ग्राफ और हम लोग ले लेंगे ओमेगा के टर्म में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये लिया हमने ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, दिस इज करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट, करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट। अब बच्चों, जो ग्राफ हमें ड्रॉ करने पर मिलते हैं उसका नेचर होता है इस तरह का, इस तरह के नेचर होते हैं ग्राफ की। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर आई नोट की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड इज एट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू नोट जब फ्रीक्वेंसी है एसी सर्किट की, एलसीआर सर्किट की, देन हमें मिलता है करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन। अब यदि रेजिस्टेंस को कम करें, जो इक्वेशन 1 है, चलिए थोड़ा और मैं लिख लेता हूं दोबारा से, इक्वेशन 1 पर गौर करेंगे हम लोग, दिस इज एप्सिलॉन नॉट बाई आर। अब इस इक्वेशन पर जरा गौर करिए, यदि आर की वैल्यू को कम करते हैं तो क्या होगा, ये जो मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड है ये बदल जाएंगे, इसको कम करेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो फिर ग्राफ की नेचर जो आएंगे हमें, इस तरह का नेचर आता है ग्राफ में। ये जो ग्राफ एक्सपैंड किया हुआ है ये क्लोज होने लगते हैं यदि आर की वैल्यू को कम किया हमने। मान लीजिए इस ग्राफ में आर की वैल्यू R1 है, इस ग्राफ में आर की वैल्यू R2 है, R2 इज लेस देन R1। ऐसा करने पर क्या हम देख रहे हैं, जो करंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है ये बड़ा हो गया। अब बच्चों, ये जो क्लोजनेस होते हैं, ये क्लोजनेस जितना ज़्यादा क्लोज होता है ये टू साइड्स, उतना ही रेजोनेंस शार्प होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ के मिडिल में जो विड्थ होता है, ग्राफ के जो मिडिल में जो चौड़ाई होते हैं, ग्राफ की जो विड्थ होते हैं, इसको बैंडविड्थ कहे जाते हैं। और बैंडविड्थ जितना कम होता है दोनों साइड की डिस्टेंस मिडिल में, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मिडिल में ये डिस्टेंस जितना कम होता है उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस शार्प होते हैं। अब फिर हम लोग ओमेगा लेकर के इस ग्राफ को देखें तो ओमेगा सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट ओमेगा नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अब इस पर जो है करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होंगे, नेचर ऑफ ग्राफ ठीक पहले की तरह, बिल्कुल इसी की तरह। अब इसमें रेजिस्टेंस को R1 बोल लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस को कम करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो ये जो करंट एम्पलीट्यूड है ये बढ़ेंगे, और साथ में जो दोनों साइड हैं ग्राफ का, इसका क्लोजनेस भी बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा नज़दीक आवेगा। तो फिर जो ग्राफ की नेचर होंगे इस तरह की। अब इस ग्राफ में हम ले रहे हैं रेजिस्टेंस R2, नाउ जो पीक पॉइंट है ग्राफ का, हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर। तो फिर हम यहाँ से क्लियरली फील कर सकते हैं जो मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड है ये बड़ा हो गया। पहले मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड कम था, अब ये बड़ा हो गया है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं
कि यदि रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है देन करंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते हैं। साथ में करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, देन करंट एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम होता है। एक बात और गौर कर लेंगे हम लोग, यहां से लेफ्ट के तरफ यानी कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी को यदि हम कम करें, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से यदि कम करें सोर्स की फ्रीक्वेंसी को, तो फिर इधर की जो सर्किट होते हैं उसमें XC ग्रेटर देन XL यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस मोर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि सर्किट इज मोर कैपेसिटिव देन इंडक्टिव। इससे राइट यानी कि फ्रीक्वेंसी यदि आप इंक्रीज करते हैं फ्रॉम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी यहां से राइट के तरफ यदि देखें तो फिर XL इज ग्रेटर देन XC यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मोर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी सर्किट इज मोर इंडक्टिव। सिमिलरली यहां से इधर XC ग्रेटर देन XL, सर्किट इज मोर कैपेसिटिव। यहां से राइट, इस लाइन से राइट, XL ग्रेटर देन XC, और बीच में यहां पर इस लाइन पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, देन देयर इज रेजोनेंस। आइए कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट, पहली बात इसको बोल रहे हैं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स न्यू, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ओमेगा चलिए राइट साइड हमारा है, इज इक्वल टू दैट ऑफ, इज इक्वल टू दैट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर आप इसको बोल दें नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट, then current amplitude is maximum, current amplitude is maximum, ठीक है, जिसको कि हम लोगों ने डिनोट कर दिया है किससे, आई नोट मैक्स से हम लोगों ने डिनोट कर लिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया हमने फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट, पहली ऑब्जर्वेशन लिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स न्यू या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, सोर्स की फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दैट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या सीधे लिख दें इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, चलिए सीधे लिख देते हैं, इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, देन करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। दूसरी बात जो रेजिस्टेंस को लेकर के हमें दिखाई पड़ रहा है उसको मेंशन करते हैं, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट वेरी कर रहा है, बदल रहे हैं, तो डिफाइन कर दीजिए, मैक्सिमम
maximum amplitude of AC current increases if R यानी कि रेजिस्टेंस in circuit decreases and the resonance is more sharp। बच्चों, जितना ज़्यादा ये क्लोज होते हैं दोनों साइड, उतना ही रेजिस्टेंस को शार्प कहा जाता है। आगे हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे, बैंडविड्थ लेकर के और अच्छे से पता चलेगा। तो जैसा कि हमने देखा कि रेजिस्टेंस को कम किए, R2 कम है, तो फिर इनके बीच जो डिस्टेंस है मिडिल में देखिएगा, मिडिल में, ग्राफ के मिडिल में, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अब इस ग्राफ के यदि मिडिल में देखें तो क्या देखते हैं, डिस्टेंस कम हो गया। तो जितनी क्लोजनेस होते हैं, जितने नैरो होते हैं ग्राफ, उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस शार्प होते हैं। चलिए नेक्स्ट फिगर पर ये बात मैंने दिखा दिया है। अब इसको लैंग्वेज में मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, देन द सर्किट इज मोर कैपेसिटिव देन इंडक्टिव, and when frequency of the source is more than resonant frequency, then XL greater than XC and the circuit is more inductive than capacitive। चलिए आप इसको लिख लेंगे, मैं बोल दिया हूं। अब ये जो रेजोनेंट सर्किट आप पढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। जैसे आप रेडियो पर कोई प्रोग्राम सुनते हैं, टीवी देखते हैं, इन सभी जगह पर आप क्या करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं। जो रेडियो स्टेशन पर प्रोग्राम सुनना होता है उस पर आप ट्यूनिंग करके ले जाते हैं। जिस चैनल पर आपको टीवी देखना होता है उस चैनल पर आप उसको ट्यून करते हैं, अपने टीवी सेट को। इस ट्यूनिंग में यही LCR रेजोनेंट सर्किट होते हैं। आइए देखते हैं। यूज या कहिए एप्लीकेशन ऑफ LCR series resonant circuit, LCR series resonant circuit in tuning mechanism of radio and TV सेट। ठीक है, रेडियो पर डिफरेंट स्टेशन पर प्रोग्राम को सुनने के लिए, टीवी में डिफरेंट चैनल पर प्रोग्राम देखने के लिए आप जो है ट्यूनिंग करते हैं। उस ट्यूनिंग में इसी रेजोनेंट सर्किट, LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट का यूज होता है। कैसे यूज होता है? सबसे पहला बात, जो हमारा रेडियो है या फिर जो टीवी है उसमें एंटीना होता है। टीवी में जैसे डिश एंटीना, बड़ा सा एंटीना होता है, रेडियो में भी छोटा सा एंटीना होता है। एंटीना क्या करता है? बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होते हैं, यानी कि जहाँ से टीवी प्रोग्राम भेजे जाते हैं, जहाँ से रेडियो प्रोग्राम
हमें भेजे जाते हैं उस रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन से जो प्रोग्राम भेजे जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, और जहां से भेजते हैं उसको ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो एंटीना होता है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से आने वाले सिग्नल को पिक करता है, पकड़ता है पहले एंटीना। ठीक है, चलिए लिखते चलते हैं हम लोग साथ में। एंटीना, एंटीना ऑफ रेडियो। अब जैसे रेडियो के लिए बिल्कुल उसी तरह से टीवी के लिए भी होगा, बिल्कुल सेम तरीका होगा, सेम ट्यूनिंग का तरीका होता है। तो एंटीना ऑफ अ रेडियो पिक्स, या कहिए कैचेज, पिक्स, कैचेज, एक्सेप्ट्स। एंटीना ऑफ अ रेडियो पिक्स सिग्नल्स। अब सिग्नल जो होता है ये ईएम वेव होता है। चैप्टर 8 में आप पढ़ेंगे ईएम वेव, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है पहले से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है वो साइनोसॉइडली वैरी करता है, जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडली वैरी करते हैं, साइनोसॉइडली चेंज होते हैं। एसी वोल्टेज, एसी करंट, ठीक उसी तरह से जो ईएम वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड साइन के फंक्शन के तरह चेंज होते हैं। तो सिग्नल्स जो है ये ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो एंटीना ऑफ अ रेडियो पिक्स सिग्नल्स फ्रॉम many broadcasting stations। अब देखिए ये जो सिग्नल है इसके पास में साइनोसॉइडली वैरिंग वोल्टेज होते हैं, करंट होते हैं, एंड सो ये हमारे एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए सोर्स का काम करता है। तो मेंशन करिए these signals act, ये काम करते हैं, व्यवहार करते हैं एज सोर्स यानी कि सप्लाई। जैसे एसी सप्लाई, उसी तरह से ये सप्लाई करता है वोल्टेज, पावर, एनर्जी सभी सप्लाई करते हैं ये सिग्नल्स। एक्ट एज सोर्स सप्लाई फॉर एलसीआर सीरीज रेजोनेंट ट्यूनिंग सर्किट, यानी जो सर्किट हम लोग यूज करते हैं रेडियो ट्यूनिंग के लिए, टीवी ट्यूनिंग के लिए, तो उसको ट्यूनिंग सर्किट बोलते हैं। तो ट्यूनिंग सर्किट एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट ही होते हैं। सो द सर्किट कैन बी ड्राइवन, या कहिए ऑपरेटेड। सर्किट को आप ऑपरेट कर सकते हैं, सर्किट को आप चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइवन एट मेनी फ्रीक्वेंसीज। तभी देखते हैं कि आप एक ही रेडियो से डिफरेंट रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम सुन लेते हैं, एक ही टीवी सेट से डिफरेंट चैनल्स देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज पर आप अपने एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट, जो ट्यूनिंग सर्किट है, आप इसको चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नल्स तो बहुत सारे रेडियो स्टेशंस से, टीवी स्टेशंस से आते हैं,
जिन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब जिस किसी रेडियो स्टेशन को आप सुनना चाहते हैं, जिस किसी पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन को आप सुनना चाहते हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? चलिए, टू हियर अ particular radio station, we tune the radio। आप रेडियो को ट्यून करते हैं, मतलब क्या कि आप जो रेडियो है उसको उस स्टेशन पर ट्यून करते हैं ताकि उस स्टेशन को पकड़ ले। अब इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, फॉर ट्यूनिंग कैपेसिटेंस, of the capacitor is changed। इसके लिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। ये चेंज्ड या कहिए वैरिड such that अब इस तरह से फ्रीक्वेंसी को चेंज किए जाते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इस तरह से चेंज किए जाते हैं such that the received signal प्रोड्यूस या क्रिएट कहिए, प्रोड्यूस रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। रेजोनेंस के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी और जो हमारे सर्किट है उनके फ्रीक्वेंसी दोनों को सेम करते हैं। तो यही है ट्यूनिंग में, फॉर ट्यूनिंग के लिए, फॉर ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, मतलब कि फॉर ट्यूनिंग ऑफ रेडियो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज चेंज्ड सच दैट द रिसीव्ड सिग्नल, जो सिग्नल रिसीव किया गया है वो तो सोर्स के तरह काम कर रहा है सर्किट के लिए, प्रोड्यूस रेजोनेंस, वो रेजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं एंड करंट एम्पलीट्यूड in the tuning circuit या कहिए रेजोनेंट सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट, LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट is maximum with the frequency of the signal received and the tuning is complete, और हमारा ट्यूनिंग पूरा हो जाता है करंट एम्पलीट्यूड के मैक्सिमम होने पर। आपको मैक्सिमम एनर्जी वहाँ पर खर्च होने लगेंगे, मैक्सिमम एनर्जी का यूज होने लगेगा, तो फिर हमें जो है साउंड अच्छे मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी का पिक्चर है तो अच्छी क्वालिटी के पिक्चर मिलेंगे। तो ये है बच्चों ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी सेट
जिसमें कि LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट को आप यूज करते हैं। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिससे कि हम क्वालिटी की पहचान करते हैं, क्वालिटी की मेजरमेंट करते हैं। तो क्या है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस? तो आइए देखते हैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जितना रेजोनेंस शार्प होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी आपको साउंड और पिक्चर के मिलते हैं। तब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के लिए हम लोग मैथमेटिकल काम करेंगे अब यहाँ पर। तो आइए डिफाइन करते हैं। in a series LCR AC circuit, current amplitude I naught is given by, जो LCR सर्किट में हम लोग निकाले हैं करंट एम्पलीट्यूड I नोट इक्वल टू, जैसा कि हमने शुरू में भी लिखा है, एप्सिलॉन नोट पीक वैल्यू ऑफ EMF अपॉन Z। अब Z को आप ऑलरेडी जान रहे हैं तो रख दीजिए Z की वैल्यू। तो I नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट अपॉन अंडर रूट ऑफ Z की वैल्यू रखते हैं R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, फिर XL XC का वैल्यू रखते हैं। तो फिर I नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट पीक वैल्यू ऑफ EMF मैक्सिमम EMF एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर। अब XL ओमेगा इंटू L माइनस XC 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा इंटू C होल स्क्वायर। चलिए, अब ये करंट की जो इक्वेशन है इसको हम लोग यूज करेंगे बाद में। नाउ रेजोनेंट सर्किट में जैसा कि आपने निकाला I नोट के मैक्सिमम वैल्यू, तो इन सीरीज LCR सीरीज अब हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर, तो यहाँ पर ड्राइव नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे। इन LCR सीरीज AC रेजोनेंट सर्किट, या सीधे बोल दें इन रेजोनेंट सर्किट में, इन LCR रेजोनेंट सर्किट, इसमें करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू निकाला हम लोगों ने I नोट की मैक्सिमम वैल्यू। तो जब हमने Z को मिनिमम किया I नोट मैक्सिमम हुआ, Z की मिनिमम वैल्यू XL XC को इक्वल करने पर मिले, क्या मिले हमें, एप्सिलॉन नोट अपॉन R। अब इस इक्वेशन पर हमारी नज़र होगी। तो ये जो है इक्वेशन, इसमें अभी रेजोनेंस का कंडीशन हम लोगों ने यूज नहीं किया है, ये विदाउट रेजोनेंस इक्वेशन करंट एम्पलीट्यूड का है, और ये हमारा हो गया रेजोनेंस के कंडीशन में। अब बच्चों फिर हम लोग एक बार ग्राफ लेंगे, जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है वही ग्राफ लेंगे, और उस ग्राफ से हमें एक जानकारी मिलेगी जिससे कि हम आगे की बात करेंगे। तो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, करंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। इस लाइन पे हम ले रहे हैं ओमेगा। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं I नोट, और कम रेजिस्टेंस लेते हुए शार्प रेजोनेंस का ग्राफ हम लोग यहां पसंद कर रहे हैं।
अब यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, इसके लिए ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट, जहाँ ओमेगा नोट क्या है जैसा कि ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट। ओमेगा नोट का वैल्यू हमें कितना मिला था, ओमेगा नोट इक्वल टू 1/√LC, ये मिला हुआ है हमें। अब पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो करंट के हैं यहाँ पर हम ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आई नोट को और ऊपर दिखा लेते हैं, ये है आई नोट करंट एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे आई नोट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये जो आई नोट की मैक्सिमम वैल्यू है इसको मेंशन कर रहे हैं, आई नोट मैक्स, आई नोट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे। अब बच्चों हम लोग आई नोट की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका 1/√2 टाइम्स करंट एम्पलीट्यूड को लेने जा रहे हैं। तो जब हम लोग करंट एम्पलीट्यूड ले लेंगे आई नोट मैक्स का 1/√2 टाइम्स, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा कम हो जाएंगे वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो आई नोट की वैल्यू है दिस इज 1/√2 आई नोट मैक्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, √2 आई नोट बाई √2। अब ये जो आई नोट मैक्स का 1/√2 टाइम्स जो हमने लिया करंट एम्पलीट्यूड, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक बात आप देखेंगे वो क्या है, मैं अब आपको दिखा रहा हूं। यहां पर एक पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट लिया हमने। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं इन दोनों पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये ड्रॉ किया, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस लाइन पर, ये ड्रॉ किया हमने। अब ये और ये दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं। थोड़ा हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं, इसको बोल दिया ओमेगा 1, इसको बोल दिया ओमेगा 2, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इस पॉइंट पर दिस इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। अब बच्चों ये जो ओमेगा 1 है, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 2 जो है ये ओमेगा नॉट माइनस होगा, जितना वैल्यू ये उतना ही ये, इसलिए बोलते हैं कि देयर आर टू फ्रीक्वेंसीज सिमेट्रिकल टू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट के सिमेट्रिकल अबाउट द ओमेगा नॉट, सिमेट्रिकल टू फ्रीक्वेंसीज होते हैं जिस पर कि करंट एम्पलीट्यूड हमारा सेम होता है। अब यदि यहां पर आप पावर कंजप्शन निकालिए, कितना पावर खर्च होगा, तो जितना पावर इस करंट के कोरस्पॉन्डिंग खर्च होते हैं उसका पावर हाफ हो जाएगा यहां पर, ठीक है। आगे मैं दिखा दूंगा इसको, बट पहले थोड़ा सा अब हम ग्राफ से कुछ काम ले लें। तो मेंशन करिए फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ओमेगा यानी सोर्स फ्रीक्वेंसी एंड
I naught current amplitude, we get if current amplitude is 1 by under root 2 times of its maximum value, then power becomes half, and power dissipated becomes half. पावर डिसिपेटेड, जो पावर खर्च होते हैं इस समय, ये हाफ हो जाते हैं, आगे मैं दिखा भी दूंगा, बिकम्स हाफ, एंड देयर आर टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 and omega 2 as follows. Omega 1, this is equal to omega naught plus delta omega. ये जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है, इस बीच में इतना दूर में जो फ्रीक्वेंसी है, इसको डेल्टा ओमेगा बोला, तो ये भी डेल्टा ओमेगा होगा। प्रैक्टिकली, ग्राफिकली ये दोनों इक्वल होते हैं, एंड ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये जैसा कि देख सकते हैं ओमेगा 0 है, इसमें से डेल्टा ओमेगा माइनस करिए तो ओमेगा 2 मिल जाएंगे। ओमेगा 1 ये ओमेगा 0 है यहाँ से यहाँ तक, प्लस डेल्टा ओमेगा करिए तो ओमेगा 1 मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि पावर कैसे हाफ हो गया। ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। पावर P या तो RMS वैल्यू ले लीजिए या सीधे पीक वैल्यू जो आप पढ़े हैं इससे पहले के लेक्चर में, पावर डिसिपेटेड इन RLC सर्किट, LCR सर्किट, I नोट इंटू R। अब मैक्सिमम, जब मैक्सिमम I नोट होगा, पावर भी मैक्सिमम होगा। चलिए मैक्स लगा रहे हैं दोनों में, इधर लगाया हमने मैक्स, आई नोट में भी लगाया मैक्स। जब हमने करंट ले लिया 1/√2 टाइम्स आई नोट मैक्स, तो अब पावर क्या होगा? अब मैं पावर को P डैश से डिनोट कर रहा हूं, हाफ आई नोट स्क्वायर आई नोट स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, हाफ आई नोट स्क्वायर इंटू आर, जो पावर का फॉर्मूला आया है। अब आई नोट के जगह पर इसको रखिए, देखिए क्या मिलता है, हाफ आई नोट की वैल्यू रखते हैं तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 आई नोट मैक्स का स्क्वायर, आई नोट मैक्स। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू आर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो P डैश है, दिस P डैश इज इक्वल टू, इसके जगह पर P मैक्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हाफ P मैक्स, यानी कि मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड के लिए जो पावर है, हाफ आई नोट स्क्वायर आर, करंट में आई नोट में मैक्स लगाइए, एंड देन फिर पावर का इक्वेशन दोबारा यूज करिए।
हाफ आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। जैसा कि आप पावर में देख चुके हैं कि जो पावर कंजप्शन एसी सर्किट में है वो रेजिस्टेंस में ही होता है। तो फिर अब क्लियरली हम बता सकते हैं कि जब करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो गया तो फिर पावर कंजप्शन क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे। यही बात हमने लिखा था, उसको वेरीफाई कर दिया। बाय द वे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपको कभी कह दे शो दैट, तो आप इसको शो कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी मदद से और इसकी मदद से डेल्टा ओमेगा को निकालना चाहेंगे। तो आइए कैसे निकालते हैं। तो टू फाइंड डेल्टा ओमेगा लेट अस टेक, अब इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यूज कर दे रहा हूं। लेट अस टेक ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, इसको यूज कर रहे हैं। और इसमें अब इक्वेशन जो है ये इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग। नाउ आई नॉट यूजिंग आई नॉट करंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू आई नॉट मैक्स बाई √2 1/√2। क्योंकि इस समय जिस समय हम लोग 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, इस समय हमारा फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, ओमेगा 2 भी है। तो दोनों में से किसी एक को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा 1 हमने ले लिया है। तब यही रिलेशन हम यूज करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट एम्पलीट्यूड है आई नॉट, यहाँ पर आई नॉट का जो यहाँ पर वैल्यू होगा, ये वैल्यू 1/√2 टाइम्स आई नॉट मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका 1/√2 टाइम्स जब आप लेंगे करंट को, तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा ओमेगा 1 या ओमेगा 2। अब आई नॉट के जगह पर ये जो इक्वेशन है इसको डालिए और सॉल्व कर दीजिए। एप्सिलॉन नॉट अपॉन √r² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। लेकिन अब ओमेगा की जगह ओमेगा 1 हो जाएंगे। ठीक है, ओमेगा 1 यूज कर लिया इसको। नाउ दिस इक्वल टू 1/√2 टाइम्स आई नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट बाई आर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। बस अब इसको सॉल्व करिए, आपको डेल्टा ओमेगा मिल जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग बैंडविड्थ की बात करेंगे, शार्पनेस की बात करेंगे। तो चलिए अब जल्दी इसको सॉल्व करें हम लोग। नाउ सबसे पहले तो दोनों साइड एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दोनों साइड हम स्क्वायर कर ले रहे हैं। ठीक है, रूट हट जाएगा तो ये हो गया r² प्लस ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है ना, इधर स्क्वायर किया रूट हट गया, इधर स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ से √2 से 2 हो जाएगा r²। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर किया हमने। नाउ यहाँ से ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C r² को राइट साइड ले जाइए तो 2r² माइनस r², ये r² हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर ओमेगा 1 L माइनस 1 बाई ओमेगा 1 C स्क्वायर, ये रखा, r² को लाया इधर, 2r² माइनस r² हो गया। अब दोनों साइड जो है फिर हम स्क्वायर रूट लेते हैं। चलिए अब मैं बोलते चलता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C दिस इक्वल टू R। अब ओमेगा 1 का ये जो वैल्यू है इसको पुट करके और सॉल्व करते चलिए। यहाँ से आपको
निकल आएंगे डेल्टा ओमेगा। तो नाउ ओमेगा 1 के जगह पर रखा हमने ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 के जगह पर फिर ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा रखा इंटू सी इक्वल टू आर। अब ओमेगा नॉट इसमें से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, ओमेगा 0 कॉमन ले रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। ओमेगा नॉट को ले लिया हमने कॉमन, बचा यहाँ पे 1 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है, ओमेगा नॉट कॉमन ले लिए हैं तो फिर यहाँ पर डिवाइड कर लें इंटू एल इक्वल टू। सिमिलरली इसमें से भी वही काम करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। दिस इक्वल टू ओमेगा नॉट लिया माइनस साइन, ओमेगा नॉट लिया कॉमन, बच गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है, इंटू सी इक्वल टू आर। ये हमारा ग्राफ का साइड है इधर। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज ओमेगा नॉट एल, एक जगह कर लिया हमने इसको, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस, अब सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, ओमेगा नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई, ओमेगा नॉट से नीचे मल्टीप्लाई ले रहे हैं। तो नीचे मल्टीप्लाई लेंगे ओमेगा नॉट से, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा 0 ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इंटू सी नाउ इक्वल टू आर, ठीक है। ये राइट साइड का ग्राफ का हमारा पोर्शन है, ग्राफ की आगे ज़रूरत आने वाला है। नाउ अब ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट। अब देखिए ओमेगा नॉट का स्क्वायर करेंगे तो जैसा कि ओमेगा नॉट जो निकाले हैं हम लोग, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या मिला था, √1/√LC। तो अब इसको पुट करते हैं, यहाँ पर रखिए, सोल्यूशन करते चलिए, अपने आप डेल्टा ओमेगा निकल आवेगा। तो नाउ ओमेगा नॉट जो का त्यों छोड़ा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/LC ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट सी इक्वल टू आर। अब देखिए सी नीचे सी ऊपर, तो सी से सी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सी और सी कैंसिल हो गया, इस सी को इस सी से डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, एल डोमिनेटर में आएंगे तो ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस एल गया नोमरेटर में, ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू आर। अब जैसा कि देख रहे हैं ओमेगा नॉट एल दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लीजिए, ओमेगा नॉट एल कॉमन ले लें, तो फिर हमारे पास में बच गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ये रह गया माइनस। अब इसको हम ले जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर, रेशियो में ऊपर न्यूमरेटर में ला रहे हैं, तो फिर पावर -1 इस पे आ जाएंगे, तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट की पावर -1, ठीक है, ऊपर ले आए इसको। चलिए इसको भी अभी हम ब्रैकेट में ही रखते हैं, इक्वल टू आर। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर लें, 1 प्लस एक्स पावर n, जो बाइनोमियल थ्योरम में आपको पता है 1 प्लस एक्स पावर n
क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। इसके आगे के टर्म छोटे होते हैं तो नेग्लेक्ट करते हैं, और ये टर्म बहुत छोटा है, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ये बहुत छोटा होता है। एंड सो इसको दो ही टर्म पर एक्सपैंड करेंगे हम लोग। तो फिर ये आ जाएंगे नाउ दिस इज इक्वल टू यहाँ पे ओमेगा नोट एल ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट माइनस 1 प्लस एक्स पावर एन, ये लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो क्या होगा 1 माइनस 1 एन के जगह पर क्या है -1, इसको x मान लीजिए मन ही मन, तो -1 इंटू दिस माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू r। नाउ दिस इक्वल टू ओमेगा नोट इंटू एल ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट माइनस, ब्रैकेट हटा रहे हैं, -1 माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट इक्वल टू हो गया r, इक्वल टू r। नाउ ओमेगा नोट एल, अब 1 माइनस 1 कैंसल, ये आ गया आपको 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट, दोनों को ऐड करिए, इक्वल टू हो गया r, ओमेगा नोट से ओमेगा नोट कैंसल। नाउ 2 डेल्टा ओमेगा इक्वल टू r अपॉन l। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, और अब यहाँ पर कुछ टर्म्स को हम लोग पहचानेंगे। ये कौन कौन से टर्म हैं जरा इसको पहचानें। सबसे पहली बात तो यह है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 यदि करिए तो क्या होगा, ओमेगा 1 है हमारा ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 है ओमेगा 0 माइनस, ठीक है, चलिए लिख देता हूँ, माइनस डेल्टा ओमेगा। तो देखिए क्या आएगा, ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 कैंसल, ये हो गया 2 डेल्टा ओमेगा। अब ये जो देख रहे हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये जो डिस्टेंस है दिस इज बैंडविड्थ, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिस इज बैंडविड्थ, इस डिस्टेंस को बोलते हैं बैंडविड्थ। मैं BW लिख रहा हूँ, बैंडविड्थ BW, ठीक है, दिस इज बैंडविड्थ। तो फिर मेंशन करिए द डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा is called bandwidth of the resonant circuit, या फिर ट्यूनिंग सर्किट भी बोल सकते हैं, रेजोनेंट सर्किट ब्रैकेट में लिख दीजिए, ट्यूनिंग सर्किट। फिर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है ये कौन सी क्वांटिटी है, तो आइए मेंशन करिए, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस is equal to the
quantity equal to the quantity omega naught upon 2 delta omega, that is, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, this is equal to ओमेगा नोट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। अब देखिए ओमेगा नोट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा क्या है हमारा, 2 डेल्टा ओमेगा, दिस इज बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ है। एंड सो आप ये भी लिख सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 2 पाई न्यू करेंगे, 2 पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दोनों बोल सकते हैं, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, चलिए इस इक्वेशन को हम सपोज कर रहे हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, ओमेगा नोट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा एंड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, this is sharpness of resonance. Now अब डेल्टा ओमेगा इक्वल टू, यहाँ से निकालें इक्वेशन 1 से, तो डेल्टा ओमेगा क्या आएगा हमें, यानी कि चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इक्वल टू आर अपॉन 2L। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख रहे हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है उसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो आइए इक्वेशन 2 से, बाय इक्वेशन 2 ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, दिस इक्वल टू ओमेगा नॉट 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू रखा आर अपॉन एल, दिस इक्वल टू एल गया न्यूमरेटर में, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर हो गया। अब ये जो टर्म आया है, दिस टर्म इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, इसको कहा जाता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट या ट्यूनिंग सर्किट, जिसको कैपिटल क्यू से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज क्यू फैक्टर क्यू इक्वल टू ओमेगा नोट एल अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर 4 से अब हम डिनोट कर रहे हैं। और अब यहाँ पर कुछ बातें गौर से हम लोग सोचेंगे, क्या, आइए सबसे पहली बात तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस पर गौर करें। रेजोनेंस की शार्पनेस यदि बढ़ानी है तो फिर बैंडविड्थ को कम करना होगा। यही बात हम लोग बात कर रहे थे कि जब बैंडविड्थ कम होता है तो रेजोनेंस शार्प होते हैं। अब बैंडविड्थ को यदि कम करना चाहते हैं, रेजोनेंस को शार्प करना चाहते हैं, शार्पनेस और रेजोनेंस को बढ़ाना चाहते हैं, बैंडविड्थ को कम करेंगे तो उसके लिए आर को कम करना होगा, एल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यू फैक्टर पर गौर करिए। यदि क्वालिटी फैक्टर को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, क्वालिटी फैक्टर का रिश्ता ही क्वालिटी से है, अच्छी क्वालिटी के लिए क्वालिटी फैक्टर को हाई करना होगा हमें। क्वालिटी फैक्टर को हाई करना होगा तो फिर इसको हाई करने के लिए
आप क्या कर सकते हैं, बैंडविड्थ को कम करेंगे। बैंडविड्थ को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, आर को कम करेंगे, एल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सारी बात यहां से मैथमेटिकली इक्वेशन 2, 3, 4 इन तीनों इक्वेशन से सारा आप निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि अच्छे सर्किट्स के लिए क्या होना चाहिए। तो आइए जरा मेंशन कर लेते हैं। हेंस sharpness of resonance is more if Q factor, क्वालिटी फैक्टर यानी Q फैक्टर, सीधे Q भी बोल सकते हैं, इज लार्ज या कहिए मोर, लार्जर, मोर, एंड फॉर दिस bandwidth for this bandwidth should be small, bandwidth is less बोलिए या is small, bandwidth is small, and for this bandwidth को small करने के लिए R is small, R कम है, and L is large, अब बच्चों ऐसी सर्किट जिसमें कि क्वालिटी फैक्टर लार्ज होता है, क्यू फैक्टर लार्ज होते हैं, ऐसे सर्किट को कहा जाता है मोर सेलेक्टिव सर्किट। कहा जाता है कि सेलेक्टिविटी इज लार्ज। तो फिर फॉर लार्ज सेलेक्टिविटी of a tuning circuit, Q फैक्टर या सीधे Q बोलें, Q should be large, Q को लार्ज होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर को लार्ज होना चाहिए, R should be स्मॉल। यही जो वैल्यू निकाले हैं ऊपर, थोड़ी सी कंक्लूजन ले रहे हैं, लास्ट लाइन हम लोग मेंशन कर रहे हैं, should be स्मॉल and L should be large। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी तरीका से हम लोग रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंस का स्टडी कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं तो LC ऑसिलेशन का काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।